हेलो फ्रेंड्स, मैं महफूज आलम आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में टॉपिक लाया हूं, जिसमें आप कंप्यूटर में कितने जनरेशन्स होते हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बात किया जाए जनरेशन का, तो जिस तरह से मनुष्य का पीढ़ी हुआ करता है उसी टाइप से कंप्यूटर का भी पीढ़ी है। बात किया जाए मनुष्य का, तो मनुष्य पहले कहा जाता है कि आदि मानव हुआ करते थे, धीरे धीरे चेंजेज आया और आज देख लीजिए कितने स्मार्ट लोग हैं। उसी प्रकार से क्या आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसी प्रकार से पहले कंप्यूटर था? जी नहीं, बिल्कुल वैसा कंप्यूटर पहले नहीं था। तो यही डिफरेंस हम जानेंगे कि पहले का कंप्यूटर कैसा था और आज कंप्यूटर कैसा है। तो चलिए बात करते हैं जनरेशन के बारे में। पहले पीढ़ियों का अर्थ कंप्यूटर के हार्डवेयर के तकनीक में बदलाव से लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के तकनीक में बदलाव से लिया जाता है। अगर बात किया जाए जनरेशन का, तो कंप्यूटर के जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। चलिए सारे जनरेशन के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट जनरेशन हमारा क्या है। प्रथम पीढ़ी का जो पीरियड है वो 1940 से 1956 तक माना जाता है। आपको बहुत सारे बुक में 1940 से 1949 हो सकता है, 1942 से 56 हो सकता है, लेकिन जो एक्यूरेट है वो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ 1942 1956। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। देखा जाए तो आप देख लीजिए, ये फिगर जो है, ये कंप्यूटर इस प्रकार का उस टाइम में कंप्यूटर हुआ करता था। और आज के कंप्यूटर उस टाइम के कंप्यूटर में कंपेयर कर सकते हैं आप कि कैसा था कंप्यूटर। जिस तरह से आज का कंप्यूटर हमारा सीपीयू से चलता है, मेन भाग जो हमारे कंप्यूटर्स के होते हैं वो सीपीयू है। उसी प्रकार से उस ज़माने में जो कंप्यूटर हुआ करता था, जैसे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। एक कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। वैक्यूम ट्यूब उस समय के मेमोरी और सीपीयू के मूल कंपोनेंट थे। ये कंपोनेंट बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। कोई गारंटी वारंटी नहीं हुआ करता था कंप्यूटर का कि कब सही रिजल्ट दे या नहीं दे। कंप्यूटर का ये गारंटी नहीं था कि हमने जो इनपुट डाला उसका रिजल्ट सही मिलेगा, उसका आउटपुट सही मिलेगा। वेट का बात किया जाए तो कंप्यूटर का वजन उस टाइम में 30 टन हुआ करता था। आज का देख लीजिए कंप्यूटर 2 से 3 केजी के 4 केजी के बीच में हमारा कंप्यूटर मिल जाता है, बट उस टाइम में 30 टन का कंप्यूटर हुआ करता था। इसको आपको रखने के लिए 50x30 का रूम चाहिए होता था, तभी जाके आप उसमें रख सकते थे। ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा स्लो था कि अगर आपको एडिशन करना था, जोड़ करना था, तो 200 माइक्रोसेकंड्स का समय लगता था, और अगर गुणा करना था तो आपको 2000 माइक्रोसेकंड लगते थे। बिजली की बात किया जाए तो उस टाइम में एक कंप्यूटर में 1,50,000 वॉट बिजली की खपत होती थी। सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा बिजली की खपत होती थी। कंप्यूटर काफ़ी महंगा था, आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बाय द वे, उस टाइम में कंप्यूटर का यूज केवल साइंटिस्ट लोग ही करते थे, बाद बाकी और कोई लोग यूज़ नहीं करते थे। इस पीढ़ी कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। इट मीन्स कि उस टाइम में कंप्यूटर जो हमारा है केवल एक ही लैंग्वेज पे डिपेंड था, वो था बाइनरी लैंग्वेज 0-1। इनपुट देने के लिए, जब कंप्यूटर में कुछ इनपुट डालना है तो इनपुट देने के लिए आज हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कुछ कीबोर्ड नहीं था। उस टाइम में पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज किया जाता था, और आउटपुट प्राप्त करने के लिए मैग्नेटिक टैप का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड क्या होता है देख लीजिए, फिगर आपके सामने है, ये है पंच कार्ड। इस टाइप का इनपुट डिवाइस हुआ करता था, और ये रहा पेपर टैप, और ये रहा मैग्नेटिक डिस्क, जिससे हमको आउटपुट मिलता था। मेमोरी का बात किया जाए तो आज हम कंप्यूटर में रैम, रोम, हार्ड डिस्क ये सब मेमोरी यूज करते हैं, लेकिन प्रथम पीढ़ी में ऐसा कोई भी मेमोरी नहीं था। उस टाइम में प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम मरकरी डिले लाइन मेमोरी का यूज करते थे, और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। उस टाइम में कंप्यूटर में एक बार में एक ही काम किया जा सकता था, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी स्लो था, सिंगल टास्किंग था।
एक बार में एक ही इनपुट दिया जाता था। इनपुट देने के बाद आपको वेट करना पड़ता था, काफ़ी स्लो था। अगर बात किया जाए कंप्यूटर के नाम का, तो इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था उसका नाम है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 650 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कह सकते हैं, IBM का फुल फॉर्म होता है। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था वो कंप्यूटर का नाम इस प्रकार है: ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 650, IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है जो आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर काफ़ी महंगे थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो थी, साइज काफ़ी बड़ा था, मशीन को ठंडा रखने के लिए AC का इस्तेमाल किया जाता था, पोर्टेबल नहीं थे, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना मुश्किल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता था, और इनपुट देने के बाद ये गारंटी नहीं था कि आपको आउटपुट सही मिले, गलत भी आउटपुट मिलता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, प्रथम पीढ़ी में क्या क्या घटनाएं हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड जनरेशन के बारे में जानते हैं कि द्वितीय पीढ़ी जो है हमारा वो 1956 से 1963 तक माना जाता है। इस पीढ़ी में क्या हुआ था कि प्रथम पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब बना था उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मेटल से बनी होती है। जो कार्य प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का था वही कार्य ट्रांजिस्टर का है। ट्रांजिस्टर आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटा था और इनमें बिजली की खपत भी बहुत कम होती थी। ये है ट्रांजिस्टर। इस प्रकार के कंपोनेंट जो कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन में लगे होते थे, जो ट्रांजिस्टर कहलाता था। जो काम हमारा वैक्यूम ट्यूब का था वही काम इसका था। प्रथम पीढ़ी की तुलना में ये अधिक रिलायबल और तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया जाता था और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता था। जिस तरह से प्रथम पीढ़ी में बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में आप कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज होता क्या है? जो शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे CMP का मतलब होता है कंपेयर, SUB सब का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, डिव का मतलब होता है डिवीजन और रिट का मतलब होता है रिटर्न। तो ये जो शॉर्ट नेम है ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के रूप में होता है। तो इस लैंग्वेज का उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। इस पीढ़ी में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी निर्माण किया गया था, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल। इस पीढ़ी का जो कंप्यूटर का आकार था आप देख सकते हैं, इस प्रकार का कंप्यूटर था हमारा। सेकेंड जनरेशन में कुछ आकार में थोड़ा सा चेंजेस, मतलब प्रथम पीढ़ी में थोड़ा आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसमें कुछ छोटा हुआ ड्यू टू ट्रांजिस्टर। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था उसका नाम ये रहा: UNIVAC 1108, IBM 1620, IBM 7030, Honeywell 4000, CDC 1604। ये सारे कंप्यूटर का नाम आपको हर एक जनरेशन का याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। इस पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट थे, आकार छोटा था। प्रथम पीढ़ी की तुलना में गर्म भी कम हुआ करता था, क्योंकि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। बिजली की खपत भी कम होती थी इसमें एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी की तुलना में प्रोसेसिंग तेज हुआ करती थी। इस दौर में भी यह काफ़ी महंगा था। AC की ज़रूरत अब भी थी। फोर्ट्रॉन एंड कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण इसी पीढ़ी में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, थर्ड जनरेशन में क्या क्या घटनाएं हुई थी। थर्ड जनरेशन की बात किया जाए, तृतीय पीढ़ी की बात किया जाए, तो इस पीढ़ी में आईसी का निर्माण किया गया था। ये आईसी क्या है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, बहुत सारे कंपोनेंट को एकीकृत करना, जोड़ना। देखिए आईसी को चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है। जैक किलबी और रॉबर्ट नाइस ने फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया। सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था उसको रिप्लेस किया और उसके जगह पे आईसी का उपयोग किया गया। आईसी का प्रयोग किया जो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर तथा कैपेसिटर का सम होता है, जिस कारण कंप्यूटर का आकार और छोटा हुआ। बात किया जाए आईसी का, तो आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें पहले 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते थे तथा इस तकनीक को एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। आईसी देख सकते हैं आप, इस प्रकार का इमेज है आईसी का। आप कंप्यूटर में इस प्रकार का जो भी कंपोनेंट लगे होंगे आप समझ सकते हैं कि ये आईसी होता है। थर्ड जनरेशन में अधिक स्टोरेज वाली मैग्नेटिक टैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। जिस तरह से सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया रहा था, इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर, उसमें थोड़ा सा कम डेटा स्टोर हो रहा था, इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर। इस पीढ़ी में इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता था। इनपुट देने के लिए प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड, सेकेंड में भी पंच कार्ड का यूज किया जा रहा था। थर्ड में क्या आ गया? कीबोर्ड आ गया इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए मॉनिटर। इस पीढ़ी में MICR प्लॉटर स्कैनर का निर्माण किया गया था। देखा जाए तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, MICR भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार के भी आउटपुट डिवाइस का निर्माण इसमें हो गया था। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पीढ़ी सिंगल टास्किंग था, सेकेंड पीढ़ी में समझ लीजिए उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, लेकिन थर्ड पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हो गया था। ये रहा मैग्नेटिक टैप, हमने जो आपको बताया कि डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क, इसका उपयोग किया जाता था थर्ड जनरेशन में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया जाए तो थर्ड जनरेशन में कोबोल, पास्कल, बेसिक, फॉर्ट्रन, सी इत्यादि का निर्माण हुआ। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता था उस टाइम में। अभी भी कोबोल, पास्कल तो खैर बंद हो चुका है, अभी सी लैंग्वेज अभी भी यूज हो रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का अगर नाम का बात किया जाए तो देख लीजिए IBM 360, IBM 370, CDC 66000 और PDP-8 एंड PDP-11। ये सारे कंप्यूटर के नाम हैं जो आपको दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का आकार देख लीजिए इस प्रकार का था, फर्स्ट सेकेंड के तुलना में काफ़ी छोटा। मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लिया जाए थर्ड जनरेशन में, जो कंप्यूटर का जो मुख्य विशेषताएं हैं, आईसी का प्रयोग किया जाता था, ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल था, साइज में छोटे थे, कम तापमान उत्पन्न होते थे और तेज हुआ करता था, कम रख रखाव की आवश्यकता थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी महंगे थे और एसी की ज़रूरत तब भी थी। पिछली पीढ़ी की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती थी। अगर बात किया जाए प्रीवियस जनरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती थी इस पीढ़ी में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन। जो चतुर्थ पीढ़ी है हमारा, वो 1971 से लेकर के 1992 तक माना जाता है और प्रेजेंट में भी माना जाता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी यूज हो रहा है। बात किया जाए फोर्थ जनरेशन का, तो आप कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में एक क्रांति आ गया, रिवोल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि इसी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। ये माइक्रो प्रोसेसर को ही हम प्रोसेसर और CPU के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा VLSI सर्किट पे आधारित था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जिस तरह से SSI थर्ड जनरेशन में था, IC में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड कर करके तैयार किया गया था, VLSI भी हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है। इमेज आप देख सकते हैं, ये VLSI का है और ये LSI का है। तो LSI में ही अलग प्रकार के और ज़्यादा ट्रांजिस्टर को ऐड कर करके VLSI बनाया गया। अराउंड 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर LSI का निर्माण किया गया।
बाद में लाखों ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ करके VLSI का निर्माण किया गया। आप सोच सकते हैं कि LSI जब फर्स्ट टाइम बना था तो 10 से 20 कंपोनेंट लगे थे, फिर बाद में उसमें 5000 ट्रांजिस्टर को जोड़ा गया, बाद में उसी में लाखों ट्रांजिस्टर को ऐड किया गया और उसका नाम दे दिया गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए पहला माइक्रोचिप, इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में इंटेल 404 निर्माण किया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जो प्रोसेसर बना था वो कौन सा था, तो इंटेल 4004, ये माइक्रोचिप इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला पर्सनल कंप्यूटर या पहला माइक्रो प्रोसेसर युक्त पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया, तो आप कह सकते हैं कि IBM ने 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ कंप्यूटर बनाया। उसके बाद एप्पल ने भी माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ पहला पर्सनल कंप्यूटर 1984 में बनाया। ये है माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का, ये देख सकते हैं, ये है माइक्रो प्रोसेसर। आप इमेज से पता लगा सकते हैं कि ऐसा होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम CPU कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पीढ़ी में नेटवर्क और इंटरनेट का भी निर्माण हुआ। आज जो हम इंटरनेट यूज करते हैं और नेटवर्क यूज करते हैं, नेटवर्क का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, जैसे लोकल एरिया में, और वायरलेस जो हमारा कनेक्शन होता है वो इंटरनेट होता है। तो इसका निर्माण इसी पीढ़ी में हुआ था। इसीलिए तो 4th जनरेशन में कहा जाता है कि कंप्यूटर का रेवोल्यूशन हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हुआ था, जैसे C++, जावा, पाइथन, डेटाबेस इत्यादि का निर्माण होता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। आप मोबाइल में या कंप्यूटर में गेम खेलते होंगे जो जावा में बनता है। सुपर कंप्यूटर क्रे का निर्माण इसी पीढ़ी में किया गया, जो 1 सेकेंड में लगभग 1 अरब गणनाएं कर सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम देख लीजिए, क्रे 1, क्रे 2, एप्पल 2 और वैक्स 9000। इस पीढ़ी में इस प्रकार का कंप्यूटर हुआ करता था। मुख्य प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इस पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का निर्माण किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी चीपर थे, रिलायबल थे और पोर्टेबल थे। पर्सनल कंप्यूटर का दौर इसी पीढ़ी में हुआ, पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में काफ़ी छोटा हुआ। नेटवर्क तथा इंटरनेट का निर्माण किया गया। नेक्स्ट और लास्ट वन आपको दिखते हैं 5th जनरेशन में क्या क्या घटनाएं हुई है। 5th जनरेशन का अगर पीरियड का बात किया जाए तो प्रेजेंट टू बियॉन्ड माना जाता है, वर्तमान से लेकर के भविष्य, मतलब अभी कुछ आना बाकी है, भविष्य में है। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से AI का निर्माण हुआ, कृत्रिम बुद्धि का। यह पीढ़ी जिस तरह से 4th जनरेशन हमारा VLSI पे आधारित था, ये हमारा ULSI पे आधारित है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, देख लीजिए कि ULSI में 10 लाख तक ट्रांजिस्टर को शामिल किया जा सकता था। उसमें लाखों ट्रांजिस्टर को हम ऐड कर सकते थे। VLSI में इसमें 10 लाख ट्रांजिस्टर को हम ऐड करके, इसका मतलब जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे उतना ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो यही है ULSI, जिसमें 10 लाख ट्रांजिस्टर को शामिल किया जा सकता है। अब इस पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में बात किया जाए तो इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज़ की पहचान। ये क्या होता है, आवाज़ की पहचान, जो आजकल आप मोबाइल में भी, गूगल असिस्टेंट में भी आप अपना आवाज़ से अगर टाइप करना नहीं चाहते हैं तो कुछ भी आप बोलिए, उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज करता है और आपको उसका रिजल्ट देता है, वही है वॉइस रिकॉग्निशन। मोबाइल कम्युनिकेशन, आज जो मोबाइल जो संचार हो रहा है, मोबाइल के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इत्यादि के निर्माण के लिए इसको तैयार किया गया है। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारे इसी जनरेशन की देन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज की बात किया जाए तो जावा, VB, .NET, डेटाबेस इत्यादि का निर्माण किया गया। इस के कंप्यूटर इतने कारगर हैं कि वे हर विशेष क्षेत्र जैसे अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में किया जाता है।
इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था वो IBM, परम, नोटबुक और पेंटियम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, 8.1 और 10 इसी जनरेशन की देन है। ये देखिए, इस प्रकार का कंप्यूटर हमको 5th जनरेशन में मिलता है। मुख्य विशेषताएं 5th जनरेशन की है कि AI का निर्माण हुआ, ULSI का निर्माण किया गया। कंप्यूटर का आकार कई तरह से हमको मिल सकता है, लैपटॉप के रूप में, डेस्कटॉप के रूप में, नोटबुक के रूप में, पाम टॉप, एंड्रॉयड, स्मार्टफोन etc के रूप में हमको मिलता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।